नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति। जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ की इस वक्त भरमार है, लेकिन अंकुर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले हम उनसे ईरान और अमेरिका के मसले पर बात करना चाहेंगे। दरअसल दो बड़े बयान सामने आए हैं। एक तरफ ट्रंप के बयान हैं, तो आप जान ही रहे हैं, और दूसरी तरफ खामेनेई का बयान है। अब आप जान ही रहे हैं कि इसके बयान को कितनी तवज्जो दी जाए। ट्रंप जो है वो यू टर्न मामलों के एक्सपर्ट हो चले हैं आजकल, लेकिन खामेनेई ने भी एक बात कहा है कि डील होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं। मैं एटमी डील की बात कर रहा हूँ, परमाणु को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर जिस तरह से दोनों के बीच तनातनी चल रही है। सीधे चलते हैं, इस पूरे मसले को डिकोड करते हैं। सर, मामला अमेरिका बनाम ईरान का जो है वो आर पार जैसे मोड में जा रहा है या वर्सेस मोड में चला गया है। क्या कुछ इसके पीछे चला है और क्या ये पूरी सीक्वेंस चल रही है? देखिए, सीक्वेंस ये है कि जो अयातुल्ला खुमैनी है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने आज ईरान के टीवी पर खिताब करते हुए कहा कि जो डील की बात हो रही है अमेरिका के साथ, उसकी उम्मीद कम है। तो ये काफ़ी अफसोसनाक खबर है, क्योंकि अगर डील होती तो शायद अच्छा होता, क्योंकि कोई तनाव ना होता, कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन खुमैनी ने उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो अनरियलिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाह रहा है कि ईरान अपना एटॉमिक कार्यक्रम बंद कर दे, जिसके पक्ष में ईरान बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ईरान की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जब ये बयान आया तो इसके बाद अब सवाल ये उठने लगे कि जो डील की बात ट्रंप कर रहे थे, जो कह रहे थे कि भैया डील होने वाली है लगभग ईरान के साथ भी, और सारे मसले सुलझ जाएंगे, वो अब फंसता हुआ फिर से नज़र आ रहा है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप दुबई में भी रहते हैं, अगर आप कहीं भी रहते हैं दुनिया के कोने में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई हुई तो उसका इम्पैक्ट जो होगा काफ़ी बड़ा होगा। वो मैं अपने एनालिसिस में तो यहाँ तक मानता हूँ कि वो जो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई थी, उसका इम्पैक्ट अमेरिका पे नहीं आया, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं आया, उसका इम्पैक्ट यूरोप पे आया कुछ हद तक। लेकिन अगर ये लड़ाई हुई तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आएगा। और हमारे अच्छे संबंध हैं ईरान के साथ, ताल्लुकात हैं, दोनों ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, और ईरान दुनिया का एक बड़ा तेल सप्लायर भी है। तो पूरी दुनिया पे उसका असर होगा। अब ये देखने वाली बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर ये रुक जाए, कुछ अवर्ट हो जाए, इसमें इंडिया की क्या भूमिका हो सकती है। तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। अब आपको लगता क्या है, ईरान जिस तरह से ये बातें कर रहा है, हालांकि हर कोई ये कहता है कि हम परमाणु हथियार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं, हम तो ऊर्जा में उसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरी जगह उसका इस्तेमाल करेंगे, क्या वाकई ईरान उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और वो बहुत करीब है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस्लामिक कंट्रीज़ में सिर्फ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। इसे थोड़ा सा समझाइए। देखिए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एटम है, और इंडिया के बाद उन्होंने ये तकनीक चीन से हासिल की, कुछ उन्होंने यूरोप से हासिल की, और इसमें कई और काफ़ी लोगों का उसमें योगदान है। एक पाकिस्तान के फिजिसिस्ट थे अब्दुल सलाम। हालांकि उनको उतनी तवज्जो नहीं मिलती पाकिस्तान में, क्योंकि वो अहमदिया थे, बट उन्होंने भी कहीं ना कहीं हेल्प की थी। और फिर उसके बाद जो उनके अब्दुल कादिर खान थे, वो जर्मनी में, वहाँ से उन्होंने वो टेक्निक चुराई थी या ली थी, हासिल की थी, जो भी आप कुछ कहें। फिर चीन से भी कुछ ना कुछ मदद मिली थी। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एटॉमिक कार्यक्रम बनाया। अब पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब भी एक ऐसा मुल्क है जो चाहता है मेरे पास एटम बम हो, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं कह देता है कि नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, आप हमारे साथ हो, टेंशन नहीं लेने की, हम आपका पूरा सिक्योरिटी इशू हम देखेंगे। लेकिन सऊदी अरब के मन में भी कभी कभी आता है कि मेरे पास भी हो। अब इसी में जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इसी में ईरान भी एक बड़ी ताकत है। ईरान भी चाहता है कि मेरे पास एटमी ताकत हो, और मेरे पास जब ये ताकत होगी तो मैं जो पूरी मुस्लिम उम्मा होगी, उसका मैं भी एक बड़ा लीडर होऊंगा, मेरा एक बड़ा किरदार होगा। और पाकिस्तान का किरदार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने एटम बम तो बनाया, लेकिन उसकी इकनॉमी अच्छी नहीं है, ना उसके पास तेल है, ना उसके पास गैस है। तो ऐसे में एटम बम कहीं ना कहीं बाद में वो नेगेट हो जाता है। लेकिन ईरान के पास चूँकि तेल भी है, गैस भी है, और एटम बम भी होगा, तो फिर वो चाहेगा कि जो सुन्नी डोमिनेटेड वर्ल्ड है, जिसमें सऊदी अरब भी है, बाकी और मुल्क भी है, तुर्की भी है, कुवैत भी है, कतर भी है,
उनमें मेरा रुतबा होगा। तो ये एक डोमिनेंस की जंग भी है। अब देखना होगा, ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को के पास परमाणु मतलब हथियार होने देना चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और इजराइल और ईरान के बीच में जो तनातनी है वो तो जग जाहिर है, क्योंकि खुमैनी हर हफ्ते लगभग अपने खिताब में इजराइल के बारे में बात तो करते हैं। वो उसकी आलोचना भी करते हैं गाज़ा को लेके। वो ये भी कहते हैं, वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई इजराइल का नामो निशान होना ही नहीं चाहिए पूरी दुनिया में। तो ये एक ये तनाजुर है। जी जी। तो यही वजह है कि ये सारी स्थितियां हैं कुल जमा। आपको लगता नहीं कि ज़्यादा बात बिगड़ेगी या परमाणु कार्यक्रम वो अपना छोड़ देगा, लेकिन फिर भी इससे पूरे सिनेरियो चेंज होंगे, ये तय है? नहीं, बिल्कुल। जब आपके पास एक एटॉमिक हथियार होते हैं तो वो एक डेटरेंस का काम करते हैं। हाँ। उसको अगर मिलिट्री की भाषा में गए तो वो डेटरेंस होता है, यानी कि आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो हम लड़ेंगे कम। आपके पास नहीं है और मेरे पास है तो मैं आपके साथ ज़्यादा लड़ाई कर सकता हूँ, आपकी ज़्यादा पिटाई कर सकता हूँ, दबाने की कोशिश कर सकता हूँ, आप पे हमला कर सकता हूँ। तो डेटरेंस होता है। देखो, चलाएगा तो कोई नहीं, सबको मालूम है कि अगर एक भी परमाणु बम चला तो उसके जवाब में दूसरे चलेंगे। हाँ। तो जब 5 या 10 भी चल जाएंगे तो पूरा इलाका रेडिएशन से इतना भर जाएगा कि अगले 50-100 साल तक वहाँ पे आदमी तो क्या, जानवर नहीं बचेंगे। जी। उसका रेडिएशन ऐसा होगा कि कई नस्लें तबाह हो जाएंगी, एक पीढ़ी नहीं होगी, आने वाली 5 से 7 नस्लें जो हैं वो रेडिएशन का शिकार होंगी। तो सबको मालूम तो है कि ये जो चीज़ बनाई है, ये जो चीज़ ईजाद हुई है साइंस के ज़रिए, हमारे साइंसदानों ने की है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरा है, लेकिन ये डेटरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। जी जी जी। साइंस, मेरा ख्याल है साइंस इज अ गुड मास्टर बट अ बैड सर्वेंट। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, आई थिंक। बिल्कुल, ये वही बात है। अगर आपने सर पे अपना चढ़ा लिया कि मेरे को चलाना है परमाणु बम, तो फिर तो बेकार है। जी जी। तो इसी तरह सारे जो टॉपिक हैं जियोपॉलिटिक्स के आगे भी सर के जरिए हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको क्या लगता है, क्या और आप सुनना चाहते हैं, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।